हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू हिस्ट्री क्लास। आज हम शुरू करने वाले हैं मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ इंडिया। हिस्ट्री ऑफ इंडिया को हिस्ट्री ऑफ इंडिया को हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। एंशिएंट हिस्ट्री ऑफ इंडिया, एंशिएंट हिस्ट्री ऑफ इंडिया, medieval history of India and modern history of India। अब एंशिएंट हिस्ट्री में हम क्या पढ़ते हैं? एंशिएंट हिस्ट्री में स्टोन एज के बारे में हम पढ़ते हैं। स्टोन एज में आएगा पैलियोलिथिक एज, मेसोलिथिक एज, नियोलिथिक एज एंड चाल्कोलिथिक कल्चर। इसके बाद इंडस वैली सिविलाइजेशन। फिर हम पढ़ते हैं वैदिक एज के बारे में। वैदिक एज को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया। अर्ली वैदिक एंड लेटर वैदिक। फिर मौर्यन एम्पायर, और फिर गुप्ता एम्पायर। ये हम पढ़ते हैं एंशिएंट हिस्ट्री ऑफ इंडिया में। अब मेडिवल हिस्ट्री ऑफ इंडिया में ट्राइपर्टाइट स्ट्रगल, दिल्ली सल्तनत एंड मुगल एम्पायर। ये हम पढ़ते हैं मेडिवल हिस्ट्री ऑफ इंडिया में। अब मॉडर्न डिक्लाइन ऑफ मुगल एम्पायर। इसमें हम पढ़ेंगे लेटर मुगल्स के बारे में। फिर राइज ऑफ रीजनल पावर या रीजनल स्टेट्स एंड यूरोपियन पावर्स। फिर इंडियन नेशनल मूवमेंट,
ये हम पढ़ते हैं मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ इंडिया में। अब यूरोपियन पावर्स में यूरोपियन पावर्स ये आती हैं ट्रेड करने के लिए। सबसे पहले कौन आता है? पोर्टुगीज। फिर आते हैं डच, फिर आते हैं इंग्लिश मतलब ब्रिटिशर, और फिर फ्रेंच ट्रेड करने के लिए आते हैं। अब जो ब्रिटिशर हैं ये 1608 में जहांगीर के टाइम पीरियड में आते हैं और जहांगीर से परमिशन लेते हैं ट्रेड करने की। तो आज हम पढ़ेंगे मॉडर्न इंडिया, क्लास 12th एनसीईआरटी का फर्स्ट चैप्टर, इंडिया इन द 18th सेंचुरी। इंडिया इन द 18th सेंचुरी। इंडिया इन द 18th सेंचुरी। 18th सेंचुरी का मतलब 1700 टू 1799। इस टाइम पीरियड को 18th सेंचुरी बोलते हैं, 1700 से लेकर 1799। और इसी टाइम पीरियड में हम देखेंगे, इसी टाइम पीरियड में हम पढ़ेंगे बैटल ऑफ प्लेसी के बारे में। बैटल ऑफ प्लेसी 1757। इसी टाइम पीरियड में हम पढ़ेंगे बैटल ऑफ बक्सर 1764। इसी टाइम पीरियड में एंग्लो फ्रेंच राइवलरी, एंग्लो फ्रेंच राइवलरी और कर्नाटिक वार, कर्नाटक वार। एंग्लो का मतलब इंग्लिश, कर्नाटक वार्स, ये 3 होती हैं, 3। फर्स्ट एंग्लो फ्रेंच वार 1744 to 48। सेकेंड एंग्लो फ्रेंच वार 1749 to 1754। थर्ड एंग्लो फ्रेंच वार 1756 to 1763। इसी टाइम पीरियड में हम पढ़ेंगे एंग्लो मैसूर के बारे में। एंग्लो मैसूर वार फर्स्ट एंग्लो मैसूर वार 1766 to 69, 1769। सेकेंड एंग्लो मैसूर वार 1780 to 84।
थर्ड एंग्लो मैसूर वार 1792-92 एंड फोर्थ एंग्लो मैसूर वार, 4 एंग्लो मैसूर वार होती हैं, एंड फोर्थ 1799। ये हम पढ़ेंगे इसी टाइम पीरियड में 1700 से लेकर 1799, इस टाइम पीरियड में हम ये सब पढ़ेंगे। और आज हमारा टॉपिक रहेगा डीके ऑफ मुग़ल एम्पायर। डीके ऑफ मुग़ल एम्पायर, मुग़ल एम्पायर का डिक्लाइन कैसे होता है। डीके ऑफ मुग़ल एम्पायर। अब फर्स्ट हाफ ऑफ 18th सेंचुरी, फर्स्ट हाफ ऑफ 18th सेंचुरी का मतलब 18th सेंचुरी का मतलब 1700 टू 1799, इसी का आधा कर लो। फर्स्ट हाफ ऑफ 18th सेंचुरी मतलब 1700 टू 1750। इस टाइम पीरियड में क्या होता है, डिक्लाइन एंड डिसइंटीग्रेट होना शुरू हो जाता है मुग़ल एम्पायर का। जब मुग़ल एम्पायर डिक्लाइन होना शुरू होती है तो उसकी पावर, मुग़लों की पावर जो है वो कम हो जाती है। पावर कम होने से टेरिटरी, इलाका जो है वो भी कम हो जाता है। अब पावर ही नहीं है तो किसी देश को चलाने के लिए पावरफुल होना ज़रूरी है। पावर कम हुई, टेरिटरी कम होती है और सिर्फ दिल्ली का एरिया ही उनके पास बचता है। इस टाइम पीरियड में क्या होता है, डिक्लाइन एंड डिसइंटीग्रेट, मुग़ल एम्पायर बिखरना शुरू हो जाती है इस टाइम पीरियड में 1700 से 1750, और पावर कम हो जाती है उनकी। डिक्लाइन एंड डिसइंटीग्रेट होगी तो पावर कम होगी, पावर के कम होने से टेरिटरी कम होगी, टेरिटरी भी कम होगी और सिर्फ दिल्ली का एरिया, सिर्फ दिल्ली का एरिया ही इनके पास बचता है। श्रृंक दिल्ली। इसके बाद 1803 में, 1803 में दिल्ली को भी ब्रिटिशर अपने कब्ज़े में कर लेते हैं। 1803 में दिल्ली also occupied by Britisher। मतलब 1803 तक दिल्ली, सिर्फ दिल्ली जो है वो मुग़लों के पास होता है, लेकिन 1803 में दिल्ली भी मुग़लों से के हाथ से निकल जाता है, ब्रिटिशर अपने कब्ज़े में कर लेते हैं। और ब्रिटिशर, अंग्रेज़ क्या करते हैं, मुग़लों को पेंशन दे देते हैं, पेंशन दे के बिठा देते हैं और दिल्ली को अपने कंट्रोल में कर लेते हैं। ये था इंट्रोडक्शन। अब हम देखते हैं मुग़ल एम्पायर का डिक्लाइन कैसे हुआ। ये थोड़ा सा इंट्रोडक्शन था।
तो जो लेटर मुगल्स आते हैं, लेटर मुगल्स के पास पावर जो है वो कम होती है। लेटर मुगल्स कौन? और लेटर मुगल्स के पहले वाले जो मुगल्स थे उन्हें क्या बोलते थे? ग्रेट मुगल्स। अब लेटर मुगल्स का मतलब क्या हुआ और ग्रेट मुगल्स कौन हुए? बाबर, बाबर के बाद हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां एंड औरंगजेब। इनके टाइम पीरियड को बोलते हैं ग्रेट मुगल्स। इन एम्पायर को बोलते हैं ग्रेट मुगल्स। ग्रेट मुगल्स। ग्रेट मुगल्स क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये पावरफुल एम्पायर होते हैं। इन्होंने इनके टाइम पीरियड में टेरिटरी जो है वो एक्सपेंड कर रही होती है, ये फल फूल रहे होते हैं, इसलिए इन्हें ग्रेट मुगल्स कहते हैं। इनके पास पावर होती है, पूरे हिंदुस्तान पर ये हुकूमत करते हैं। तो इसके बाद के जो रूलर्स आते हैं औरंगज़ेब के बाद, उनको बोलते हैं लेटर मुगल्स, क्योंकि उनके पास पावर जो है वो कम हो जाती है, पावरफुल एम्पायर नहीं होते हैं। इनके टाइम पीरियड में एम्पायर जो है वो एक्सपेंड कर रही होती है, लेकिन लेटर मुगल्स के टाइम में टेरिटरी जो है वो कम होती जाती है और सिर्फ दिल्ली का एरिया ही उनके पास बचता है। औरंगज़ेब के टाइम से ही एम्पायर जो है वो हिल चुकी होती है, यूनिटी और स्टेबिलिटी जो है वो हिल चुकी होती है औरंगज़ेब के टाइम से ही। लेकिन औरंगज़ेब जो होता है वो पावरफुल रूलर होता है। औरंगज़ेब एडमिनिस्ट्रेशन को अच्छे से संभालता है और आर्मी को अच्छे से मेंटेन रखता है। आर्मी भी स्ट्रांग होती है इसके टाइम पीरियड में, एडमिनिस्ट्रेशन को भी इसने अच्छे से संभाल के रखा होता है। औरंगज़ेब के टाइम पीरियड से ही क्या होता है? यूनिटी एंड स्टेबिलिटी शेकन, हिल चुकी होती है। लेकिन फिर भी इसके बावजूद भी एडमिनिस्ट्रेशन अच्छे से चला रहा होता है, एडमिनिस्ट्रेशन रनिंग स्मूथली। आर्मी जो है वो स्ट्रांग होती है और मुगलों की रिस्पेक्ट जो होती है वो अभी भी बरकरार होती है। लोग जो हैं वो अभी भी मुगलों की रिस्पेक्ट जो है वो करते हैं। लेकिन जब औरंगज़ेब की डेथ होती है 1707 में, इसके बाद इसके 3 बेटों के बीच लड़ाई शुरू हो जाती है तख्त के लिए, गद्दी पे बैठने के लिए। और 3 sons fought among themselves। इन 3 बेटों में से जो जीत कर सामने आता है वो है बहादुर शाह। बहादुर शाह वन, बहादुर शाह वन जीतता है। बहादुर शाह वन जीतता है। 65 ईयर ओल्ड, 65 ईयर ओल्ड बहादुर शाह वन ये जीतता है, तख्त पर बैठता है, गद्दी संभालता है। और
लर्नड एंड डिग्निफाइड पर्सन होता है ये। मतलब इसके अंदर एम्पायर को संभालने की काबिलियत होती है, पावरफुल होता है, लर्नड एंड डिग्निफाइड पर्सन है ये। इसकी पर्सनैलिटी के बारे में देखते हैं कि इसकी पर्सनैलिटी कैसी थी। पावरफुल एम्पायर था और टॉलरेंट पर्सन था ये, टॉलरेंट टुवर्ड अदर रिलीजन। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई ये ऐसा वैसा कुछ नहीं करता था, सबको बराबर एक जैसा देखता था, एक जैसा सलूक करता था। टॉलरेंट पर्सन, टॉलरेंट एटीट्यूड, टॉलरेंट एटीट्यूड था इसका। इसके टाइम पीरियड में टेम्पल्स को भी कुछ नुकसान नहीं हुआ, टेम्पल्स का डिस्ट्रक्शन नहीं हुआ। टेम्पल्स नॉट डिस्ट्रॉय, तो इसके अंदर एम्पायर को चलाने की काबिलियत होती है। लेकिन शुरू में ये कुछ गलतियाँ करता है, लेकिन बाद में इसको गलतियों को सुधारना चाहता है, लेकिन थोड़े ही टाइम पीरियड में इसकी डेथ हो जाती है। अब इसके बारे में, बहादुर शाह के बारे में अब हम पढ़ते हैं। इसकी पर्सनैलिटी देख ली। बहादुर शाह काबिल रूलर होता है, एम्पायर को संभालने की इसमें काबिलियत होती है, लर्नड एंड डिग्निफाइड। और दूसरा टॉलरेंट एटीट्यूड टुवर्ड अदर रिलीजन, एंड इसके टाइम पीरियड में जो टेम्पल हैं वो उनका डिस्ट्रैक्शन जो है वो नहीं होता है। अब हम इसकी 3 पॉलिसीज़ के बारे में पढ़ेंगे। बहादुर शाह 1, इसका टाइम पीरियड है 1707 टू 1712, ये टाइम पीरियड है। ये कैसी पर्सनालिटी थी वो हमने देखा। अब हम इसकी 3 पॉलिसीज़ के बारे में पढ़ेंगे। राजपूत पॉलिसी, फिर हम पढ़ेंगे मराठा पॉलिसी, फिर हम इसकी तीसरी पॉलिसी सिख पॉलिसी। शुरुआत में इसने अपने नेबर स्टेट जो हैं उनके साथ अच्छा रिलेशन नहीं रखा, और बाद में इसको पता चला कि अगर मुझे एम्पायर चलानी है, अगर मुझे हिंदुस्तान पर हुकूमत करनी है, एम्पायर ऑफ इंडिया बनना है, तो मुझे इन स्टेट्स के साथ, जो नेबरिंग स्टेट्स हैं, इनके साथ अच्छा रिलेशन बना के रखना चाहिए था। अब हम देखते हैं सबसे पहले राजपूत पॉलिसी। राजपूतों की 2 स्टेट्स थी, एम्बर और मरवाड़। एम्बर के राजा जय सिंह और मरवाड़ के राजा अजीत सिंह। अब बहादुर शाह ने क्या करना चाहा, इन 2 स्टेट्स को कंट्रोल करना चाहा। बहादुर शाह ने कैसे, एम्बर के राजा जय सिंह को रिप्लेस करना चाहा उसी के छोटे भाई विजय सिंह के साथ, और मरवाड़ के राजा अजीत सिंह को बोला कि वो मुगलों के अंडर रहकर काम करे। एम्बर के राजा कौन थे?
जय सिंह और मारवाड़ के राजा अजीत सिंह। अब बहादुर शाह ने क्या किया? बहादुर शाह ने बोला जय सिंह को रिप्लेस करना चाहा इसी के छोटे भाई विजय सिंह के साथ, और अजीत सिंह को बोला कि सबमिट टू मुगल, के मुगल के कंट्रोल के अंडर रहकर काम करे। लेकिन इन्होंने बहादुर शाह की बात को नहीं माना। इन्होंने डिमांड की कि जय सिंह और अजीत सिंह, इनकी डिमांड थी, डिमांड क्या थी कि हमें हाई मनसब दिया जाए। डिमांड थी कि हाई मनसब दिया जाए। हाई मनसब किसका? मालवा और गुजरात का हाई मनसब बनाया जाए। अजीत सिंह को मालवा का और जय सिंह को मालवा का और अजीत सिंह को गुजरात का हाई मनसब बनाया जाए। लेकिन बहादुर शाह ने नहीं माना। बहादुर शाह ने बोला कि नहीं, मैं ऐसा नहीं करूँगा। तो बहादुर शाह ने इनकी डिमांड को मानने से इनकार कर दिया। नॉट एक्सेप्टेड देयर डिमांड। तो इस तरह से राजपूतों के साथ इसका अच्छा रिलेशन नहीं रहा। अब आते हैं मराठा पॉलिसी की तरफ। मराठाओं के साथ इसका कैसा रिलेशन था? मुगल्स जो थे वो, उनकी 6 प्रोविंस थी दक्कन में। दक्कन में जो 6 प्रोविंस थी मुगलों की, उन 6 प्रोविंस में से वो सरदेशमुखी और चौथ मराठाओं को दिया करते थे। क्यों? क्योंकि मराठा जो है वो उनके खिलाफ लड़ाई ना लड़ें, इसलिए वो चौथ और सरदेशमुखी उन 6 प्रोविंस में से मराठाओं को देते थे। लेकिन बहादुर शाह ने क्या किया? सरदेशमुखी दिया, लेकिन चौथ देने से इनकार कर दिया। इसको बोला जाता है हाफ हार्टेड कंसिलिएशन टुवर्ड मराठा ऑफ बहादुर शाह। बहादुर शाह का क्या था? हाफ हार्टेड कंसिलिएशन टुवर्ड मराठा। मराठा को की तरफ इसका क्या था? हाफ हार्टेड कंसिलिएशन। क्यों? क्योंकि सरदेशमुखी एंड चौथ, ये दोनों क्या थे? टैक्स थे। सरदेशमुखी 10% ऑफ रेवेन्यू कलेक्टेड और चौथ 25% ऑफ रेवेन्यू कलेक्टेड। दक्कन की जो प्रोविंस थी ना, उनमें से जो रेवेन्यू कलेक्ट करते थे मुगल्स, उस रेवेन्यू में से सरदेशमुखी और चौथ मराठाओं को दिया करते थे। तो 10% ऑफ रेवेन्यू जो था वो सरदेशमुखी दिया करते थे, 10% ऑफ रेवेन्यू, एंड 25% ऑफ रेवेन्यू ये चौथ दिया करते थे। लेकिन बहादुर शाह ने सरदेशमुखी दिया लेकिन चौथ देने से इनकार कर दिया। सरदेशमुखी दिया लेकिन चौथ देने से इनकार कर दिया। इसको बोलते हैं हाफ हार्टेड कंसिलिएशन टुवर्ड मराठा। बहादुर शाह के लिए बोला जाता है। तो इस तरह से बोला जाता है कि बहादुर शाह का जो रिलेशन था अपनी नेबरिंग स्टेट्स के साथ, वो अच्छा नहीं था। ये बाद में बहादुर शाह को भी ये एहसास हुआ कि मुझे अगर
ये हिंदुस्तान, पूरे हिंदुस्तान पर अगर रूल करना था तो मुझे इन स्टेट्स के साथ अच्छा रिलेशन बना के रखना चाहिए था। लेकिन थोड़े ही टाइम पीरियड में बहादुर शाह की डेथ हो जाती है। वो इन चीज़ों को सही करने की कोशिश करता है, बाद में रिलेशन बनाने की कोशिश करता है, अच्छे रिलेशन, तो लेकिन कुछ फ़ायदा ना हुआ क्योंकि थोड़े ही टाइम पीरियड में इसकी डेथ हो जाती है। अब सिख पॉलिसी की तरफ आते हैं। सिख जो थे उस टाइम में रिबेल कर रहे थे मुगल्स के खिलाफ रिबेल कर रहे थे गुरु गोबिंद सिंह के अंडर। और बहादुर शाह ने क्या किया, गुरु गोबिंद सिंह को हाई मनसब दे दिया और बोला कि आप शांत, और जो रिबेल हो रहा था तो उसको शांत करवाया गुरु गोबिंद सिंह को हाई मनसब देकर। लेकिन जब गुरु गोबिंद सिंह की डेथ हो जाती है तो उसके बाद बंदा बहादुर, उसके बाद फिर दोबारा से सिख जो हैं वो रिबेल करना शुरू कर देते हैं। किसके अंडर? बंदा बहादुर के अंडर। अब क्या होता है, अब बहादुर शाह खुद आता है और खुद सिखों के साथ लड़ाई करता है और करता है खुद आकर। और जो सतलज और जमुना, इनके बीच की जो टेरिटरी होती है, जो इलाका होता है, उसको अपने कब्जे में कर लेता है। और लोहगढ़ फोर्ट जिसको गुरु गोबिंद सिंह ने बनाया होता है उसको भी अपने अंडर कर लेता है। सिख जो हैं वो स्टार्टिंग में क्या कर रहे होते हैं, रिबेल कर रहे होते हैं गुरु गोबिंद सिंह के अंडर। गुरु गोबिंद सिंह, लेकिन अब बहादुर शाह क्या करता है, गुरु गोबिंद सिंह को हाई मनसब देकर हाई मनसब बना देता है और ये जो रिबेल हो रहा होता है उसको शांत करवाने के लिए। अब रिबेल शांत हो गया, लेकिन जब गुरु गोबिंद सिंह की डेथ हो जाती है तो उसके बाद सिख एक बार दोबारा वंस अगेन रिबेल, एक बार दोबारा से रिबेल करते हैं अंडर बंदा बहादुर के अंडर। तो अब क्या होता है, अब एम्पेरर बहादुर शाह खुद आता है, खुद कैंपेन करता है इनके खिलाफ। बहादुर शाह हिमसेल्फ कैंपेन। अब यहाँ पर बहादुर शाह, BS का मतलब बहादुर शाह 1, हिमसेल्फ कैंपेन अगेंस्ट सिख रिबेल। और फिर फर्स्ट कंट्रोल कर लेता है सतलज और जमुना के बीच की टेरिटरी को। टेरिटरी बिटवीन सतलज एंड जमुना। और दूसरा जो लोहगढ़ फोर्ट है उसको भी अपने अंडर कर लेता है। लोहगढ़ फोर्ट को भी अपने कंट्रोल में कर लेता है। इस लोहगढ़ फोर्ट को गुरु गोबिंद सिंह ने बनाया होता है, बिल्ट बाय गुरु गोबिंद सिंह। फोर्ट बिल्ट बाय गुरु गोबिंद सिंह। आज हमने इंट्रोडक्शन पढ़ी और उसके बाद बहादुर शाह 1 को पढ़ा। तो आज इतना ही रखते हैं, इससे आगे कल स्टार्ट करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।